हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि एमपीजीके का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तथा मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, टोटल 10 संभाग, उनके नाम, उनके बारे में थोड़ा सा देखा था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के समवर्ती राज्य, मतलब मध्य प्रदेश किन किन राज्यों को छूता है तथा मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो राज्यों को छूते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य तथा उसके जिले क्या क्या होंगे। तो पहले राज्यों की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश 5 राज्यों को छूता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़ और एक गुजरात। तो उत्तर प्रदेश जिन जिन राज्यों को छूता है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से ऐसे कितने जिले हैं जो लग रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं 14 जिले। कौन कौन से? देखो, यहाँ पे मैं चाहूंगा आप इसको ट्रिक वाइज याद मत करना, क्योंकि जब तुम एक बार एमपी का मैप देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एमपी का मैप दिखाता हूँ, पहले उसमें देखना कि सारे जो जिले हैं कौन कौन से राज्यों को छू रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, तो जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले हमारे टच हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ये है हमारा यूपी। तो यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इधर है हमारा राजस्थान, आरजे, और नीचे है हमारा गुजरात। अभी बात करते हैं उसकी। पहले उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य हमारे टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले मुरैना। ये देखो मुरैना, ये उत्तर प्रदेश से लग रहा है। और दूसरा है भिंड, ये भी उत्तर प्रदेश से लग रहा है। तीसरा है दतिया, ये भी लग रहा है। चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवा सागर, सातवां निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है 2018 में ही। और सातवां टीकमगढ़, एक है छतरपुर, एक पन्ना, एक सतना, एक रीवा और सीधी। सीधी भी देखो छोटी सी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। इस मैप में आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सीधी भी उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है। और उसके बाद जो अपना 14वां जिला है वो है सिंगरौली। तो ऐसे ये 14 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे इसको ट्रिक वाइज मत याद करना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन आप उनको अगर एक बार मैप में देखोगे तो पूरा एक नंबर वाइज नंबर याद करना। इससे आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप याद हो जाएगा, इससे बाद में दिक्कत नहीं आएंगी। ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान से कौन कौन से छू रहे हैं। जैसे कि मुरैना। मुरैना एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को छूता है, मुरैना। और एक इसमें शिवपुरी भी है, तो हम देखते हैं उसको भी। जैसे मुरैना, श्योपुर, ये शिवपुरी। तो ये शिवपुरी है जो राजस्थान, और इधर की साइड पश्चिम में राजस्थान और पूरब में उत्तर प्रदेश को छूता है। उसकी भी चर्चा करेंगे। एक है गुना, जो कि राजस्थान को छूता है। फिर ये राजगढ़, फिर आगरमालवा, मंदसौर, उसके बाद नीमच। नीमच के बाद आता है हमारा रतलाम, और फिर झाबुआ। तो जो राज्य हैं, 10 ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो यूपी के 14, राजस्थान के 10, और आती है महाराष्ट्र की बारी। तो महाराष्ट्र के ऐसे 9 जिले हैं जो कि महाराष्ट्र को छूते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पहले। तो पहले ये है हमारा यहाँ पर, ये वाला जो गुजरात है, गुजरात, जी, जे गुजरात। तो गुजरात के पहले देख लेते हैं। गुजरात के 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात को छूते हैं, टच करते हैं। एक तो झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। तो झाबुआ एक ऐसा जिला है जो गुजरात को और राजस्थान को, दोनों राज्यों को छूता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, और नीचे आते हैं। ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र से कौन कौन से छू रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़वानी है, खरगोन है, बुरहानपुर है, खंडवा है, बैतूल है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, और जैसे कि 9 राज्य हैं, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर भी है, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। देखो अलीराजपुर भी टच कर रहा है इसको, अलीराजपुर गुजरात को और महाराष्ट्र को दोनों को छूता है। तो ऐसे टोटल 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। अगर बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मात्र 6 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ को छूते हैं, जैसे कि सिंगरौली, ये सीधी, ये शहडोल, ये अनूपपुर, ये डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, कौन कौन से हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ये हमारे हो गए टोटल जिले जो राज्यों की सीमा को छूते हैं। ये है छत्तीसगढ़, CJ ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा जिले। तो यहाँ पे यहाँ देखते हैं हम, जो हमारे मैंने इधर भी लिखे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे 10-14 जिलों से टच करता है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और सीधी। देखो किसी बुक में आपको सीधी टच करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। 13 जिले बताए गए हैं, लेकिन सीधी भी एक छोटी सी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 जिले हैं, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ से भी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट हैं। और जैसे कि हम जानते हैं गुजरात से केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, छूते हैं, मतलब झाबुआ और अलीराजपुर। जैसे कि हमने बताया था अलीराजपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ST की है। तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, देखो कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं। जैसे कि मैं सिंगरौली की बात करूं तो मैंने मैप में भी आपको दिखाया था, तो सिंगरौली हमारी यूपी और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। जो सिंगरौली है वो सीधी से अलग हुआ था, सीधी एक जिला है उससे अलग होके सिंगरौली बना था, जो कि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। अगर हम झाबुआ की बात करें तो झाबुआ गुजरात तथा राजस्थान, क्योंकि झाबुआ किधर था? पश्चिम में बिल्कुल, तो ऊपर ऊपर राजस्थान है, नीचे गुजरात है, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा दोनों को छूता है। अब आप ऐसे ही याद करना, एक बार मैप पर नजर मारना, उसको याद करने की कोशिश करना, ट्रिक बेस मत करना इसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा मैप दिमाग में याद हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। झाबुआ, उसके बाद बात करता हूं मुरैना, ठीक है। जैसे कि मैंने याद करने की ट्रिक में मैंने अंतवर्ती जिले बताए थे, जिस जो आप पिछली फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो MPGK की, उसमें मैंने आपको बताए थे कि अंतवर्ती जिले कौन कौन से होते हैं। ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते, मतलब छूते नहीं है, उनकी ट्रिक मैंने आपको बहुत अच्छी बता दी है, पहले वीडियो में जाकर चेक कीजिए, जिसने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर चेक कीजिए। तो वो 18 की 18 जिले, 18 जिले ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो 18 जिले तो वैसे याद हो जाएंगे, उसके बाद आप ऐसे याद करना चारों तरफ एक एक करके। जैसे उत्तर प्रदेश कहां से स्टार्ट होता है? मुरैना से चलना, मुरैना, दतिया, ठीक है, मुरैना, भिंड, दतिया, फिर शिवपुरी, ऐसे करके एक एक करके याद करना, तो दिमाग में पूरा मैप ही उतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे, मुरैना और शिवपुरी। मुरैना और शिवपुरी एक ऐसे 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूते हैं। देखो मुरैना बिल्कुल ऊपर है, तो थोड़ा इधर की साइड राजस्थान से और इधर की साइड उत्तर प्रदेश से छूता है, लेकिन जो शिवपुरी है बिल्कुल नीचे है, बीच में, तो इधर की साइड जो पश्चिम की बात करें तो वो राजस्थान से छूता है, और पूरब की बात करें तो वो किससे छूता है? उत्तर प्रदेश से छूता है। ऐसे ही एक बालाघाट है, बालाघाट नीचे की साइड है और थोड़ा पूरब की तरफ है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से
दोनों से छूता है। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। तो झाबुआ के नीचे ही है, तो वहां पर गुजरात भी है और नीचे की साइड चलेंगे तो महाराष्ट्र भी है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सीमा से अलीराजपुर टच करता है, छूता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरे जिले मध्य प्रदेश के जो कौन से राज्य को छू रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टॉपिक और है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी है, तो मतलब कर्क रेखा निकलती है। तो एमपी के कितने जिले से होकर निकलती है? तो बता देता हूं, एमपी के 14 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो यहाँ पर एक फैक्ट की बात और बता देता हूं कि भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। तो 5 जिले ऐसे हैं, भोपाल संभाग के अंदर ही आते हैं, पांचों की पांचों जिले। हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी भी। तो आज भोपाल और ग्वालियर जो संभाग है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो 5 जिले ऐसे हैं जो कि जिससे कर्क रेखा गुजरती है भोपाल संभाग से, पूरे 5 जिलों से। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, क्योंकि थोड़ा पता कर लो इसके बारे में, बाई चांस आ गया तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के ये राज्य हैं गुजरात, 8 राज्य हैं टोटल। तो देखो, बिल्कुल गुजरात से होती हुई निकलती है, गुजरात, फिर राजस्थान टच करती है, फिर वो आती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से फिर सीधी जाती है, छत्तीसगढ़ पड़ता है सामने, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पीछे पड़ता है राजगढ़ और झारखंड। झारखंड से थोड़ा और आगे जाओगे तो पश्चिम बंगाल पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल से थोड़ा और जाओगे बे ऑफ बंगाल को भी पार करके, मतलब बंगाल की खाड़ी को भी पार करके त्रिपुरा पड़ेगा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो 8 राज्य एक ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। अगर देशों की बात करें तो 17 देश ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगर देशों में और ज्यादा डीप में चले जाओगे तो लिख सकते हो 2 देश ऐसे हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका में है, जैसे मैक्सिको हुआ। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। और अगर मैं उसकी बात करूं अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप है, उससे 7 देशों से होकर गुजरती है। और एशिया महाद्वीप की बात करूं तो 8 से गुजरती है। कितने हो गए? 7 दूनी 14, 15 2 17 देश। और कॉन्टिनेंट की बात करो तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया छोटा सा एक बायोग्राफी, मतलब बायोडेटा टाइप का पूरे फैक्चुअल बात है। जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा, जो संभाग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, केवल नाम नाम देखे थे। आज हम हर संभाग के जितने भी जिले हैं और उनकी खास बात क्या है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब स्टार्ट होगा भोपाल संभाग। पहला संभाग भोपाल संभाग, जिसमें 5 जिले आते हैं। मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो आप देख सकते हो। विराज राय भोपाल से हो, मतलब एक कोई इंसान है, वो कोई विराज नाम का एक लड़का है, उससे पूछ रहा है विराज राय भोपाल से हो। तो इससे देखो, विराज, वी का मतलब होता है विदिशा, राज का मतलब राजगढ़, राय मतलब रायसेन, भोपाल तो है ही एक जिला, और सेहो का मतलब होता है पूरे का सीहोर। तो छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। भोपाल, बिराज राय भोपाल से हो, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और भोपाल। तो यहाँ पे जो पहला जिला है उसके बारे में देखते हैं, भोपाल। भोपाल में ऐसे क्या चीजें महत्वपूर्ण है, उनके कुछ तथ्य, हम आइए देखते हैं इनको। तो सबसे पहले जब बात आती है भोपाल जिला, ठीक है, भोपाल जिला, तो पहले तो एक बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। तो कौन कौन से नेशनल हाईवे भोपाल से गुजरते हैं? तो नेशनल हाईवे पर बात आई है तो हम पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है।
तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा हाईवे है वो है NH44, मतलब NH44 सबसे बड़ा हाईवे NH44। अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है, भोपाल के अंदर कौन कौन से हाईवे हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो NH12 और NH86, मतलब NH12 और NH86 ये भोपाल जिले से होकर गुजरते हैं। अगर मैं नदियों की बात करूं तो कौन सी नदी भोपाल से निकलती है, तो बेतवा है। ठीक है दोस्तों, तो बेतवा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भोपाल है ना, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। ये 5 पहाड़ियों के ऊपर एक बसा शहर है। तो झीलों की नगरी 5 पहाड़ियों पर बसा एक शहर है। तो भोपाल में एक जगह है सामसगढ़। ये कुछ फैक्ट हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भोपाल में एक जगह है सामसगढ़। तो सामसगढ़ जो है वो किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जैन तीर्थकर की मूर्तियां बनी है। जैन के तीर्थकर जो 24 तीर्थकर हैं, तो उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। वहां पे क्या है, एक मनु भावन की टेकरी, मनु भावन की टेकरी है। वहां पे जो जैन तीर्थ से और जैन मंदिर भी वहां में फेमस है, मनु भावन की टेकरी में। अगर मैं बात करूं ताजुल मस्जिद, तो ताजुल मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या बैठ सकती है। सर्वाधिक बैठक वाली मस्जिद, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक बैठक वाली मस्जिद। ठीक है, और एक है ढाई सरी मस्जिद वहां पर, जो कि सबसे छोटी मस्जिद मानी गई है। और अगला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मध्य प्रदेश का ये पहला है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में ये बना था। अगला पहला दूरदर्शन स्टूडियो, जो दूरदर्शन स्टूडियो है सबसे पहला कहाँ बना था, वो भी भोपाल में ही बना था। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी की चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको मत छोड़ना कि पहला मध्य प्रदेश में क्या है, पहला भोपाल में क्या है। तो ये चीजें पहली और आखिरी कभी मत छोड़ना। तो पहला दूरदर्शन जो स्टूडियो खुला था वो कहाँ खुला था, भोपाल में ही। अगला है पहला आपदा प्रबंधन संस्थान। आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ था, पहला मध्य प्रदेश में ही था, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही था। अगला प्रसिद्ध बिड़ला, जो एक जगह है प्रसिद्ध बिड़ला, वहां पे क्या लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किया। आगे देखते हैं, तो जैसे कि अगला पॉइंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, तो ये तो एमपी का ही क्या, ये तो पूरे देश का, पूरे एशिया का पहला है। ठीक है, देश का, एशिया का, मध्य प्रदेश का पूरा पहला ही है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो देश का भी और एशिया का भी नंबर 1 पे ही है। ठीक है, ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, भोपाल में ही है, जो कि 1985 में स्थापना हुई थी इसकी। शौकत महल पूछा जाएगा, शौकत महल कहाँ है, तो ये भी भोपाल में ही है। हम यहाँ देख रहे हैं ये सब भोपाल की चीजें ही हैं, पूरा भोपाल के बारे में, भोपाल संभाग पढ़ रहे हैं। तो पहला जो जिला है भोपाल, उसके बाद आगे सभी के देखेंगे, तो पहले भोपाल का। शौकत महल की बात आती है, शौकत महल कहाँ पर है, भोपाल में ही है। अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय, जैसे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग से बेस्ड है, 7 चीजें, वो अच्छा विश्वविद्यालय है। तो ऐसे सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल में ही है सर्वाधिक। ठीक है, 6 विश्वविद्यालय। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, ठीक है, परसेंटेज में, वैसे नहीं, वैसे तो इंदौर नंबर 1 पे है, इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज के हिसाब से नगरीय जनसंख्या, नगरीय, यहाँ पर नगरीय जोड़ दिया गया, मतलब शहर में कितनी जनसंख्या है और गांव में कितनी जनसंख्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या का नहीं पूछा गया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो इंदौर में है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की बात की गई है, नगर में मतलब शहर में, सबसे ज्यादा लोग शहर में रहते हैं भोपाल में, कितने, 80.9%। और गांव की बात आती है तो सबसे कम गांव में ही रहते हैं। तो दोनों में ये आ गया है, सबसे कम गांव की जनसंख्या है, मतलब कितनी, 19.1%। और नगर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है कितनी, 80.9%।
जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कितनी जगह में कितने लोग रह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब जहां पर लोग सबसे ज्यादा रह रहे होंगे, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे उसकी। तो पहले यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कम जगह में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। तो मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक जगह रह रहे हैं 500 लोग और एक जगह रह रहे हैं मान लो 600 लोग। तो जो 600 लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जनसंख्या घनत्व 600 वाली का ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर भोपाल का कितना है, 855, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, भोपाल का ही है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता। सबसे ज्यादा महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो भोपाल की ही हैं। कितनी, 74.9%, मतलब 74.9%। सर्वाधिक की चीज आ रही है, याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर हैं, भोपाल में है। कितनी, 74.9%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं डेटा बता रहा हूँ थोड़ा। अब जैसे कि बात करते हैं वन विहार। वन विहार क्या है, एक भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, अगला है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन क्या है, ये राज्य सचिवालय है। वल्लभ भवन क्या है, एक राज्य का सचिवालय है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में ये आता है 23,71,061। ठीक है, सबसे ज्यादा तो इंदौर की ही है। तो ये हो गया पूरा इंपोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में भोपाल शहर में क्या इंपोर्टेंट है, और पूरा हमने एक एक करके ये देख लिया, क्योंकि ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम दूसरे जिले पे आते हैं कि दूसरे जिले में क्या इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सीहोर की। तो सीहोर एक जिला है भोपाल संभाग का ही। तो इसकी बात करते हैं। देखो, पहले इसको पहले बोलते थे सिद्धपुर, सिद्धपुर से, और एक और नाम था इसका सिद्रपुर। एक सिद्धपुर, एक सिद्रपुर। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे कौन कौन से थे, नेशनल हाईवे 86 और नेशनल हाईवे 146 बी और नेशनल हाईवे 752 सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर नदियों की बात करें तो नदियां कौन कौन सी थी, कहती हैं कोलार, पार्वती तथा नर्मदा। बड़ोया खेड़ी, बड़ोया खेड़ी एक जगह है जहां पर रामलला का मंदिर है। बड़ोया खेड़ी में रामलला का मंदिर है और 84 मठ है। 84 मठ में से ये पहला, मतलब पहला नहीं, 84 मठ में से एक है ये। टोटल 84 मठ होते हैं, उसमें से एक ये है। आष्टा की बात करें तो आष्टा क्या है, कोलार और पार्वती का उद्गमन क्षेत्र। मतलब यहां से ही कोलार नदी और पार्वती नदी निकलती है। कहां से, आष्टा से। आष्टा एक जगह है, वहां से कोलार और कौन सी, पार्वती नदी निकलती है। दशहरा वाला मैदान, दशहरा वाला मैदान, देखो यहाँ पर एक चैन सिंह थे जो कि पहले शहीद माने जाते हैं 1857 की लड़ाई में, पहले शहीद, जिनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं। और उनकी जो समाधि और स्मारक है वो यही है। ठीक है, दशहरा वाला मैदान में चैन सिंह थे, 1857 में शहीद थे और मध्य प्रदेश के पहले, तभी इनको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। उनकी समाधि और स्मारक यही है। अगर सारू मारू की बात करें तो सारू मारू में बहुत सारी प्रसिद्ध गुफाएं हैं और शिलालेख भी हैं। तो प्रसिद्ध गुफाएं और शिलालेख भी हैं, शिलालेख हैं। और तो इसका मतलब अशोक का कुछ चिन्ह कुछ पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर क्या थे, अशोक और उनके जो पुत्र पुत्री थे वो यहाँ पे आए हुए थे। अगर हम बात करें सकलनपुर की, सकलनपुर में क्या है, सकलनपुर में दुर्गा बीजासेन माता का मंदिर है, जो कि कहाँ, कितनी ऊंचाई पे बना है, 800 फीट की ऊंचाई पे बना है। अगर हम बात करें, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सीहोर के, केवल ये हो गए सीहोर के। सीहोर में ऐसा कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं, जैसे भोपाल में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी तो हमने बड़ा सा कवर कर दिया। तो ये हो गया सीहोर का। अगर हम बात करें रायसेन की,
तो रायसेन, रायसेन का नाम कैसे पड़ा? तो एक राजवासनी, ठीक है, या फिर राजा सयन के नाम पर ही इसका नाम रायसेन पड़ा। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कौन से नेशनल हाईवे रायसेन से निकलते हैं? तो कौन से हैं? NH12, NH69, NH86A और तथा NH45। ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? NH44 मतलब NH44। इसकी नदियों की बात करें, रायसेन से कौन सी नदी निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है। और भोजपुर क्या है? भोजपुर एक जगह है जहां पर एक शिवलिंग है, वो भी कितनी ऊंची? 7.5 फुट की। तो विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग कहां पर है? भोजपुर में है, 7.5 फुट की। इसका पूर्व का नाम क्या था? सोमनाथ था। पूर्व का सोमनाथ कह सकते हो उसको, सोमनाथ मंदिर है ना, तो पहले का सोमनाथ मंदिर यही माना गया। ठीक है, ये कब? 11वीं शताब्दी में। अगर मैं बात करूं मंडी द्वीप की, तो मंडी द्वीप क्या है? दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? पीतमपुर, जो कि इंदौर में है। ठीक है। और देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री, जो देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कहां पर है? रायसेन में ही है। रायसेन में किस जगह? मंडी द्वीप में। और दवा उद्योग के लिए मशहूर, दवा उद्योग के लिए जो दवाई वगैरह होती है ना, मेडिसिन, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पे गुफाएं हैं। और नवपाषाण युग की भी, नवपाषाण युग की भी यहाँ पे गुफाएं हैं, तकरीबन 600 गुफाएं हैं। तो यहाँ पर शैल चित्र भी दिखाई देते हैं, गुफाओं में बने हुए डायग्राम चित्र जो दिखाई देते हैं, तो बहुत प्रागैतिहासिक काल के हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में बताया था कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में अपनाया है। तो विश्व धरोहर के रूप में 3 जगहों को अपनाया गया है, एक है सांची, एक है भीमबेटका और एक है खजुराहो। ठीक है, मांडू को प्रस्तावित किया गया है। तो 3 ही जगह एक ऐसी हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में अपनाया है। अगर मैं बात करूं कुमार गांव की, कुमार गांव एक जगह है। तो देखो यहाँ पे नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। और कुमार गांव में जगह है, मतलब कुमार गांव एक जगह है जहां से बेतवा नदी निकलती है, मतलब उद्गम होती है, निकलती है। तो कुमारगांव क्या है? बेतवा का उद्गम स्थल है। तो अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं कुमारगांव में, बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। एक और है इंपोर्टेंट, सांची। सांची का स्तूप तो सबने देखा होगा, बहुत जगह डायग्राम में दिखाई देता है। तो सांची में बहुत बड़ा स्तूप है, जो कि किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। तो ऐतिहासिक पुरातात्विक काल के, ठीक है, ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल भी है। अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप भी बनाया गया है, भारत में सबसे बड़ा है। और ये किसके ऊपर बनाया गया है? एक मोगली के पुत्र त्रिश्य, मोगली के पुत्र त्रिश्य की अस्थियों के ऊपर एक बनाया गया है, क्या? स्तूप, वो अशोका ने बनवाया था। अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, कब? 2012 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रायसेन का, सीहोर का। अब बात करेंगे 2 और हैं, जैसे कि भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, विदिशा और राजगढ़ और बचे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़, तो राजगढ़ में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन से हैं? NH 752B, NH 752C और NH3 और NH12। ठीक है। अगर हम नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां राजगढ़ में बहती हैं? तो पार्वती और घग्गर। भामगढ़, भामगढ़ एक जगह है जहां पर हनुमान जी की अपने आप निकली हुई एक मूर्ति है, वह भू प्रकट मूर्ति, जमीन से अपने आप निकली हुई एक मूर्ति है। कहां पर? भामगढ़ में। सारंगपुर, ये सब राजगढ़ में ही है। सारंगपुर, सारंगपुर में रानी रूपमती का एक मकबरा बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है ऐसे रानी रूपमती का मकबरा कहाँ है? तो सारंगपुर में है। मानव विकास प्रतिवेदन में, मानव विकास प्रतिवेदन में ये क्या है? पहला जिला है। कौन सा? राजगढ़, मानव विकास प्रतिवेदन में। अगर हम बात करें धरेल पहाड़ी की,
तो धरेल पहाड़ी पर एक पशुपतिनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा। अगर हम ब्यावरा मांडू की बात करें तो काली सिंध के तट पर ब्यावरा मांडू है। राष्ट्रीय राजमार्गों का इसे चौराहा बोला जाता है। बीच में जगह है, जैसे कि बीच में तो एक चौराहा इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर और एक इधर, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ये हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग आके यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा क्या हो गया? ब्यावरा मांडू हो गया। अगर हम चिड़ीखो की बात करें तो चिड़ीखो क्या है? एक मालवा का कश्मीर बोलते हैं इसको, ठीक है, मालवा का कश्मीर बोलते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ कहाँ पे है? वही राजगढ़ में है। तो गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो किस लिए मशहूर है? ये है तोते को लेकर, यहाँ पे बहुत सारे तोते आते हैं तो तोतों को लेकर ये मशहूर है, प्रसिद्ध है। अगर हम नरसिंहगढ़ के किले की बात करें तो नरसिंहगढ़ का किला, इसी किले में पूरा शहर समाया हुआ है, पूरा नगर बसा हुआ है नरसिंहगढ़ के किले में। अगर हम मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली जिले की बात करें तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कौन से जिले ने जारी की? तो वो है राजगढ़, ठीक है। एमपी का पूरा पहला, एमपी का सर्वाधिक रेतीला जो जिला है, यहाँ पर रेत ज्यादा है, वो है राजगढ़। तो ये कुछ छोटे कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं राजगढ़ के बारे में। ऐसे ऐसे हम सारे जिलों के कवर करेंगे। तो ये छोटे छोटे हैं, एक दो बार रिवाइज करोगे ना अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर हम बात करें लास्ट जो जिला है हमारा भोपाल संभाग का, वो है विदिशा। तो विदिशा में भी ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो पढ़ना ही है, जैसे उदयगिरी की पहाड़ियाँ सबसे गर्म। तो हम बात करते हैं, अभी पहले बात करते हैं विदिशा। तो विदिशा का जो नाम रखा गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति, जो उन्हीं के नाम पर ही इनका क्या पड़ा? विदिशा पड़ा 1952 में। अब इस बेस तथा बेतवा के तट पर है, ये क्या है? बेस नदी तथा बेतवा के तट पर बना हुआ एक शहर है विदिशा, जिसका प्राचीन नाम की बात करें तो दसाल्ड या फिर दसानवी बोला जाता है, दसाल्ड या दसानवी बोला जाता है। और ये बेस नदी पर है तो इसका नाम बेसनगर भी था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे विदिशा से कौन कौन से निकलते हैं, तो है NH 752B और NH 86। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखना, क्योंकि जो आसपास के जो जिले हैं ना, तो राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे हैं वो थोड़े बहुत कॉमन भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो NH 752B, क्योंकि राजगढ़ के बगल में विदिशा है तो 752 इसमें भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ हमेशा ऐसे इसलिए संभाग से याद करोगे ना जिन्हों में राष्ट्रीय हाईवे, तो जल्दी से याद हो जाएंगे। NH 86। नदियों की बात करें तो यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? बीना नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी। क्योंकि देखो बेतवा उसमें भी निकल रही थी, अभी बताया था, तो नदियां भी तो आसपास ही होंगी, तो ऐसे याद हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। उदयगिरी की पहाड़ियां सुना होगा, सबसे प्राचीन ऐतिहासिक नगरी बोला जाता है, यहाँ पे बहुत प्राचीन है। प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं गुप्त काल की, ये गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं। और गुफा में क्या है? 12 अवतार की एक प्रतिमा बनी है, बराह अवतार, 12 मतलब बराह अवतार होगा, ठीक है, कर लेना। 12 अवतार की प्रतिमा बनी है। राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? राज्य का जो सबसे गर्म जगह है वो है गंजवा सौदा, और वो कहाँ पर है? विदिशा में, सबसे गर्म जगह। अगर हम बात करें महाबलिस्तान, इसको विदिशा को महाबलिस्तान भी कहा गया है, वो किसने बोला है? अल-बरूनी ने कहा है, अल-बरूनी ने इसको महाबलिस्तान भी कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो पूरा भोपाल संभाग के पांचों जिलों को हमने एक एक करके और जिसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने कवर कर लिया। जो अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे ग्वालियर संभाग की। जैसा कि हम जानते हैं ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं पहले एक बार, 5 जिले आएंगे तो इसको एक एक करके इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये ग्वालियर, जब ग्वालियर संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें ये पहला जिला है वो है ग्वालियर। तो ग्वालियर को किस किस नामों से जाना जाता है, पहले प्राचीन नाम इसके क्या थे, तो देखते हैं। सबसे पहला है गोदगिरी, दूसरा है गोपाद्री और तीसरा गोपांचल। ठीक है, गोपांचल पे ही ग्वालियर का किला है, उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो 3 नाम ये हो गए। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे, कौन कौन से नेशनल हाईवे
हमारे ग्वालियर से निकलते हैं। पहला है NH3, दूसरा है NH92 और तीसरा है NH75। 3 नेशनल हाईवे हैं जो कि ग्वालियर जिले से निकलते हैं। अगर देखो मैं बात करूं सरोदगढ़, सरोदगढ़ है क्या? ये संगीत संग्रहालय है, संगीत संग्रहालय है जो कि उस्ताद हाफिज अली खां, जिसका प्राचीन घर के में ही क्या बना दिया, संगीत संग्रहालय बना दिया। किसके नाम पर, मतलब किसका घर था ये? उस्ताद हाफिज अली खां का। अगर मैं घाटी गांव की बात करूं तो घाटी गांव एक ग्वालियर में जगह है जहां पर सोन चिरैया संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, एक अभ्यारण्य है ये, यहाँ पे सोन चिरैया को संरक्षण प्राप्त है। अगर मैं बात करूं मुरैना, तो मुरैना में क्या है? तो सॉरी, मुरार, मुरैना तो एक जिला हो गया। मुरार की बात करें, मुरार में क्या है? तो मुरार में सैनिक छावनी है, मतलब आर्मी वाले लोग यहाँ पर रुकते हैं। और सूर्य मंदिर है, यहाँ का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर के बिल्कुल जैसा ही बनाया गया है, ये इसकी खासियत है। अगर मैं ग्वालियर के किले की बात करूं तो ग्वालियर का किला भारत के किलों में रत्न, मतलब भारत के किलों में इसको रत्न बोला था किसने? बाबर ने। और इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। एक आध बार क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद, पूर्व का जिब्राल्टर क्या है? ग्वालियर का किला है। एक दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, तो दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा यहाँ पे है ग्वालियर के किले के ऊपर। ये जो कि सरदारों के गुरु होते हैं, छठवें गुरु, गुरु हरगोविंद, तो उनको क्या किया था, जहांगीर ने 2 साल तक बंदी बना के रखा हुआ था। तो उन्होंने ही, फिर बाकी के और लोग भी थे वहां पर बंदी बने हुए, तो उन्होंने ही सभी को छुड़ाया। उनकी एक शर्त कंडीशन थी, अब वो कंडीशन हमें क्या करना, क्या थी? वैसे तो ये कंडीशन थी, उन्होंने एक कुर्ता बनवाया था, उसमें 40 छोर थे, 40 छोर को पकड़ के ही निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था जहांगीर ने, तुम्हारे कुर्ते में जितने छोर होंगे वो पकड़ के निकल जाओगे तो उनको मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने एक कुर्ता अलग से जमवाया जिसमें 40 छोर थे, तो उनको पकड़ के सारे कैदी बाहर हो गए थे। तो दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह के नाम पर ही है, जो कि किले के ऊपर ही है। ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको सास बहू मंदिर भी कह देते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर ये भी क्या है, किले के ऊपर ही है। गोपांचल पर्वत पर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा भी है। गोपांचल पर्वत है, उस पर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, कितनी ऊंची? 47 फीट की। ठीक है, और जैन मंदिरों के लिए, जैन मंदिर भी है, जैन मंदिरों के लिए जैन मूर्तियां भी है, मतलब जैनों के लिए। अगर बात करें मान मंदिर पैलेस की, तो मान मंदिर पैलेस किले के ऊपर ही है। यहाँ पे एक मतलब किले में किले के ऊपर ही है, जो कि राजा मानसिंह ने बनवाया था। तोमर वंश के राजा थे, जो इतिहास में हम बात करेंगे इसकी, तो राजा मानसिंह तोमर वंश के राजा थे, उन्होंने ही एक पैलेस बनवाया था जिसमें रानी प्रेमिका लिखा है ना, रानी मृगनयनी के लिए, राजा मानसिंह और मृगनयनी दो लव स्टोरी थी इनकी, तो उनके लिए। और एक गुजरी महल, गुजरी महल किसके लिए था? मृगनयनी के लिए ही था, जो कि राजा मानसिंह ने बनवाया था। अगर हम बात करें ग्वालियर में और क्या महत्वपूर्ण है, तो मोहम्मद घोष का मकबरा, जो कि तानसेन, तानसेन के गुरु थे, तो इनकी भी एक शर्त थी, तानसेन की शर्त नहीं, मतलब इच्छा वो थी, अंतिम इच्छा, कि जब भी मैं मरूं तो मेरा मकबरा भी कहाँ होना चाहिए? मेरे गुरु के पास में ही होना चाहिए। तो मोहम्मद घोष का मकबरा और तानसेन का मकबरा एक ही जगह बनाए गए हैं। तो मोहम्मद घोष का मकबरा और तानसेन का मकबरा। और लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में है, पड़ाव पर। तो जिसको महारानी लक्ष्मीबाई कॉलोनी नाम दे दिया गया है, तो वो हो गया। अगर मैं बात करूं एमपी का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय एमपी का दूसरा है, ठीक है, कौन सा है? उसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये थोड़े ग्वालियर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसमें थोड़ा सा और है, जैसे कि एमपी का पहला संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एमपी का पहले नंबर पे है। बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर, मतलब सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, का ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? ट्रेकनपुर पे है, जो कि ग्वालियर में ही है। रूप सिंह स्टेडियम, जो कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है? ग्वालियर में ही है, क्रिकेट को लेकर, जहां पर सचिन ने पहली बार 200 मारे थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर हम बात करें अगला, गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र, ठीक, गैस बेस्ड पे क्या है? पहला विद्युत संयंत्र कहां पर है? भांडेर में है, दतिया के साइड एक भांडेर पड़ता है, उधर की साइड ही है। और तैरता हुआ रंगमंच, ठीक है, तैरता हुआ रंगमंच का मतलब क्या है? कि आसपास पानी भरा हुआ है, और सॉरी, बीच में पानी भरा हुआ है और आसपास कुर्सियां डली हुई हैं, तो वो क्या है? बेजाताल।
ठीक है, बेजताल में एक रंगमंच बना दिया गया है, बीच में पानी है और आसपास कुर्सियां डली हुई हैं, पत्थरों की सीढ़ियां थी। ये तो हो गए ग्वालियर के कुछ। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता क्या मोर देन सफिशियंट है, इतना डेटा जो ग्वालियर जिले के बारे में सफिशियंट है। अगर हम बात करें गुना जिले की, तो गुना में क्या है, सबसे पहले तो बात देखो, यहाँ पे ग्वालियर में कोई नदी नहीं बहती, गुना में भी कोई नदी, गुना में तो है, ग्वालियर में कोई नदी नहीं है। तो गुना की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राजमार्ग गुना से निकलता है, तो NH3। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आप आसपास जितने भी जिले हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग कॉमन होंगे, जैसे कि उसमें थे, इसमें भी वही है, क्योंकि ग्वालियर से भी NH3 निकल रहा है और गुना से भी NH3 निकल रहा है, तो ग्वालियर गुना होते हुए जा रहे हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ से पार्वती और सिंध नदी बहती है। बजरंगगढ़ क्या है, तो बजरंगगढ़ एक जगह है जो कि जैन और हिंदू धर्म के प्रतीक माना जाता है, जैन धर्म का भी और हिंदू धर्म का भी। हिंदू धर्म से बात करें तो हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है, और जैन धर्म से बात करें तो जैनों का भी मंदिर है, यहाँ पे जैनों की बहुत सारी मूर्तियां हैं। प्रसिद्ध मंदिर है बजरंगबली का। राधोगढ़ की बात करें तो राधोगढ़ क्या है, पहली रियासत थी, जो हम इतिहास में बात करेंगे, ये रियासत थी राधोगढ़। यहाँ से ही हमारे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो वो यहीं के थे, यहीं पे उनका घर है। अगर हम बात करें NFL, मतलब नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, और ये गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो ये भी कहाँ पे है, गुना में ही है। अगर इसकी बात करें भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण, मतलब केंद्र कहाँ पे है, गुना में ही है, भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र। एक और 20 भुजा का मंदिर, बोला जाता है 20 भुजा का मंदिर कहां पर है, गुना में है। और आदिवासी शोध संचार शोध भी कहां पर है, केंद्र, ये भी गुना में ही है। तो ये तो हो गए ग्वालियर के 2 जिले, बाकी के 3 जिले, क्योंकि हमें पता है, देखो मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पे। जैसे कि ट्रिक क्या है, अभी बताता हूँ ट्रिक क्या है। ग्वालियर संभाग हम पढ़ रहे हैं, तो ग्वालियर संभाग की ट्रिक है कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये ट्रिक है ग्वाला, अशोक, शिव गुदती। इसका मतलब क्या है, एक ग्वाला है, उसका नाम क्या है, अशोक है, वो शिव का नाम अपने हाथों पर गुदवाती है, मतलब गुदती मतलब गुदवाती है, मतलब पेंटिंग साइड टाइप की हो जाती है ना, जो टैटू आजकल गुदवाते हैं। तो जो ग्वाला अशोक है वो शिव गुदती, तो ग्वाला से हो गया तो ग्वालियर, अशोक से हो गया अशोकनगर, शिव से हो गया शिवपुरी, गु से हो गया गुना, और दती से हो गया दतिया। तो ये पूरी ट्रिक है, यहाँ से ट्रिक यहाँ पे काम करेंगे तो याद करो ट्रिक, क्योंकि थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो कि उत्तर ये राज्यों से कौन से जिले लग रहे हैं, ये मैं चाहूंगा ये तुम देखो पूरे मैप में, याद मत करो उसको, ट्रिक बेस याद मत करो, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे हैं जिनका एक ही अक्षर से स्टार्टिंग से 2 जिले आ जाते हैं। तो अगर तुम देखोगे ना मैप में बार बार, तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएंगे। और जो याद करने की ट्रिक है वो मैं खुद ही बताते जा रहा हूँ, जैसे कि अंतर्वर्ती जिले की क्या ट्रिक थी वो मैं सबसे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अगर हम बात करें 3 जिले और हैं, कौन कौन से, देखो ग्वालियर हो गया हमारा, अशोकनगर रह गया है, गुना हो गया, दतिया रह गया, और शिवपुरी रह गया। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब बात करते हैं शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी जिला जिस जो क्या कहलाती है, भगवान शिव की नगरी, जिसका जो पहले का जो नाम था वो सीपरी था, सीपरी। ठीक है, शिवपुरी बाद में पड़ा। अगर हम इसके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, कौन सा नेशनल हाईवे शिवपुरी से निकलता है, तो NH3, जो कि ग्वालियर से भी निकलता है, और NH25। नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी शिवपुरी से निकलती हैं, जैसे कि बेतवा, पार्वती, सिंध, कनो, ये 4 नदियां हैं जो कि शिवपुरी से निकलती हैं। अगर मैं करेरा की बात करूं, करेरा एक जगह है, ठीक है, जहाँ जो वहाँ पर क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर सोन चिड़ैया को संरक्षण प्राप्त है। जैसे कि ग्वालियर में मैंने बताया था कि घाटी गांव में सोन चिड़ैया को संरक्षण प्राप्त था, ऐसे ही करेरा में भी सोन चिड़ैया को संरक्षण प्राप्त है। और कौन से उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तात्या टोपे स्मारक, ठीक है, तात्या टोपे का स्मारक भी कहाँ है, शिवपुरी में ही है। तात्या टोपे को फांसी देकर मार दिया गया था, तो तात्या टोपे का स्मारक कहाँ पे है, शिवपुरी में। अगर मैं सिंधिया राजाओं की छतरियों की बात करूं, तो सिंधिया राजाओं की जो छतरी, जैसे कि हम जानते हैं
जो मध्य भारत में पहले सिंधियाओं का और होलकर का राज्य था, तो उसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे। तो जो सिंधिया राजा थे उनकी जो छत्रियां हैं वो कहाँ पर है? शिवपुरी में ही है। माधव विलास पैलेस भी कहाँ है? शिवपुरी में। पहला पर्यटन स्थल इसको घोषित किया गया, मतलब घूमने वाली जगह सबसे ज्यादा पहला पर्यटन स्थल या शहर। सर्वाधिक शहरीय जनजाति, मतलब जो शहरीय जनजाति है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? शिवपुरी में रहती है। जैसे कि आते हैं भील जनजाति, शहरीय जनजाति, गौड़ जनजाति, तो शहरीय जनजाति है सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? शिवपुरी में मिलेगी। ठीक है। एमपी का दूसरा बड़ा राज्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें, सबसे बड़ा राज्य तो है छिंदवाड़ा और दूसरे नंबर पे आता है हमारा शिवपुरी क्षेत्रफल में। तो ये कुछ शिवपुरी के महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने ले लिए। अब हम बात करते हैं अशोकनगर की। अशोकनगर ग्वालियर के संभाग का ही एक जिला है, तो इसकी बात करते हैं अशोकनगर। देखो नाम से भी पता चल रहा है अशोक। अशोक कौन? जो सबसे भारत के लिए महत्वपूर्ण कौन? सम्राट अशोक। उन्हीं के नाम पर ही इनका नाम अशोक, इसका नाम, जिले का नाम क्या पड़ा? अशोकनगर पड़ा। देखो नेशनल हाईवे अशोकनगर से एक काद है, वो 346 समथिंग, तो उसका ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, छोटा सा है, पूरे जिले में भी नहीं है वो, तो उसका छोड़ो, वो नहीं आएगा। तो आप नदियां देखते हैं, तो नदियां कौन कौन सी है? पार्वती, बेतवा और सिंध, 3 नदी हैं जो कि अशोकनगर से निकलती हैं। अगला है करीला। करीला क्या है? एक जगह है जो कि सीता माता का स्थान बताया गया है करीला को। मशहूर मेला, एक राई नृत्य है, जैसे कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई, तो राई नृत्य के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है कौन सी जगह? करीला। यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, सीता माता का स्थान भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं चंदेरी, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, चंदेरी साड़ियों के वजह से फेमस है, तो चंदेरी साड़ियों के उद्योग के लिए ये जगह बहुत फेमस है चंदेरी। वो कहाँ पर है? अशोकनगर में है। मूंगावली, मूंगावली की बात करें तो मूंगावली एक जगह है जहां पर मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल शिविर, जिसको क्या बोलते हैं? नवजीवन। लेकिन अब ये बंद हो चुकी है, लेकिन हमें तो पता है जैसे कि हर चीज जो पहली होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, उसको सब याद रखते हैं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार कौन गया पता नहीं। तो पहली चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। भले ही बंद हो गई है, हमें क्या करना, नवजीवन नाम का था, बंद है अभी, लेकिन जो पहला है एमपी का पहला खुला जेल शिविर वो कहाँ पे है? मूंगावली। मूंगावली कहाँ पे? और अशोकनगर में। तो ये अशोकनगर की बात हो गई। थोड़े और हैं अशोकनगर के, जैसे कि पारथी जनजाति, जैसे कि अभी बात की थी शहरीय जनजाति, वो सबसे ज्यादा कहाँ थी? शिवपुरी में थी। पारथी जनजाति की बात आ रही है, तो पारथी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? ये अशोकनगर में। बेजू बावरा, ठीक है, बेजू बावरा की समाधि भी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। चंदेरी का किला, देखो चंदेरी का किला किसने बनवाया था? प्रतिहार राज्य के, प्रतिहार शासक था कीर्तिपाल, तो उसी ने इस बनवाया था। इस चंदेरी के किला को भी खूनी दरवाजा बोल देते हैं, ठीक है। खूनी दरवाजा किसको बोलते हैं? चंदेरी का किला। अगर मैं बात करूं बांध, कौन कौन से बांध, बांध तो पता है नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, तो कौन कौन से बांध है अशोकनगर में? एक मोल और एक कोच। मोल और कोच बांध कहां पर है? अशोकनगर में। तो ये बात हो गई अशोकनगर की। तो चार जिले हम पढ़ चुके हैं। अब जो आखिरी जिला बचा है ग्वालियर संभाग का वो है दतिया। तो दतिया माँ पीताम्बरा की भूमि बोलते हैं, यहाँ पर माता पीताम्बरा का मंदिर है, और वहां पर ही एक धुआंवती माता का भी मंदिर है पीताम्बरा में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे कौन सा निकलता है? नेशनल हाईवे 75, जो कि दतिया से होकर निकलता है। नदियों की बात करें तो नदियां सिंध, पहुज, महुर, बेतवा और पार्वती, ये 5 नदियां हैं जो कि दतिया जिले से निकलती हैं। रतनगढ़, देखो रतनगढ़ में रतनगढ़ एक जगह है, वहां पे एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा घने जंगलों में है, तो रतनगढ़। सोनागिरी, सोनागिरी फेमस है, मतलब महत्व का है जैनों के लिए। जैन मंदिर है यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, 100 से ज्यादा जैन मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे सोनागिरी में। ये भी कहाँ पर है? दतिया में ही है। उन्नाव की बात करें, ऊनो भी कह देते हैं इसको, ये प्रागैतिहासिक
मतलब बहुत पुराना एक इतिहास है यहाँ का। प्राचीन बालाजी का बालाजी या सूर्य मंदिर है, और यहाँ पे क्या है, पवित्र कुंड है, बहुत पुराना है, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है। गुर्जर्रा की बात करें तो गुर्जर्रा भी कहाँ पे है, दतिया में है। इसका मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि जो अशोक है, सम्राट अशोक, उसके शिलालेख हैं, 2 शिलालेख हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम आया है। तो उनमें से जो पहला एक है ना, पहला नहीं कह सकते, एक उनमें से एक है, वो है गुर्जर्रा में। तो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, 2 शिलालेखों में से एक कहाँ पर है, गुर्जर्रा में, और वो कहाँ है, दतिया में। तो ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं पंचम कवि की टारिया की, पंचम कवि की टारिया किस लिए प्रसिद्ध है, जे भैरव का मंदिर है वहां पर, भैरव मंदिर उसके लिए प्रसिद्ध है। एक जगह है स्योंधा। देखो ये सारे फैक्ट अभी लग रहे होंगे कि एक एक करके कैसे याद होंगे, आप 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे ना तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला है स्योंधा। तो स्योंधा क्या है, ये सिंध नदी पर बना हुआ एक जलप्रपात है। ठीक है, सिंध नदी पर एक जलप्रपात बनाया गया है। वो कहां पर, स्योंधा में बनाया गया है। स्योंधा में सिंध नदी निकलती है, उस पर एक जलप्रपात बनाया गया है। अगर मैं बड़ौनी की बात करूं तो बड़ौनी भी ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, गुप्तकालीन, अब गुप्ता के बारे में तो बात करेंगे हम, इतिहास जब पढ़ेंगे तब। तो ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर भी बौद्ध और जैन मंदिर मिलेंगे बड़ौनी में। अब सतखंडा की बात करें, सतखंडा महल, ये 7 मंजिल ऊंचा एक महल है, जिसको पुराना महल, हवा महल, खेतरी महल के नामों से भी जाना जाता है। बुंदेल के राजा थे वीर सिंह, तो उन्होंने ही इसको बनवाया था 17वीं शताब्दी में। एमपी की पहली नगरपालिका, नगरपालिका की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका कहां पे, दतिया में। सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया ही है। जैसे कि सबसे बड़े की बात की थी छिंदवाड़ा था, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया है। धूमावती माता का देवी का मंदिर बता चुका हूँ, पीताम्बरा जब जाते हैं तो वहां पे धूमावती देवी का मंदिर भी पड़ता है। लघु वृंदावन, लघु वृंदावन दतिया को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेक देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, तो इसलिए इसको लघु वृंदावन बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 2 संभाग, और 2 संभाग में जितने भी जिले थे सारे को हमने फैक्ट, एक एक महत्वपूर्ण चीजें हमने फ्री के बेस पे देख ली है। मतलब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स के बेस पे हमने पूरे जो महत्वपूर्ण तथ्य वो कवर कर दिए। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे लेते हैं विदा। तो इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड होंगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये तो हो गए हमारे 2 संभाग के पूरे जिले, 10 जिले हैं समथिंग 2 संभाग के, ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग। ऐसे ही ऐसे हम सारी वीडियो में कवर कर लेंगे पूरे 10 की 10 संभाग, जिसमें पूरे 52 जिले हमारे कवर हो जाएंगे, और उनकी एक एक महत्वपूर्ण चीज हम ऐसे ही पूरा कवर कर लेंगे। तो 4 से 5 वीडियो में हम पूरे 52 जिले कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण के हैं। हम जानते हैं 30 से 35 नंबर के कम से कम एमपीजीके में क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो एमपीजीके में डायरेक्टली फैक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बड़ौनी किस लिए फेमस है, स्योंदा किस लिए फेमस है। तो डायरेक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो यहाँ देखेंगे। पूरे 52 की 52 जिले हम कवर करेंगे। ओके।